वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा उद्देश्य अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की जानकारी दूर दराज के स्टूडेंट्स के बीच में पेश करना है और इस क्रम में हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, अर्थात कंपनियों के द्वारा जब अंश जारी किया जाता है तो उस परिस्थिति में उसके मूल्य या वर्थ या वैल्यू का पेमेंट यदि रुपए में न लेकर के, कैश में न लेकर के किसी और रूप में लिया जाता है, जैसे एसेट्स लिया जाता है और शेयर्स का इशू किया जाए। एसेट्स के वैल्यू का पेमेंट हम कैश में न करके कंपनी के द्वारा शेयर्स में अगर किया जाता है, या लोगों से सर्विस लेकर के और उसके मूल्य का पेमेंट अगर हम शेयर्स में करते हैं, तो ऐसी ही परिस्थिति कहलाती है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक एग्जामिनेशन में, इवन एकेडमिक इंटरमीडिएट से लेकर के बीकॉम तक के एग्जामिनेशन में या वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज में इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रायः पूछे ही जाते हैं। अब जैसा कि हम बतलाए, इस परिस्थिति के इशू का क्या कारण है। अगर कंपनियां बनती हैं, नई बनती है, मान लीजिए उसे किसी कॉर्नर में किसी स्थान पर कोई बिल्डिंग पसंद आ जाता है और स्टार्टिंग डेज है, स्वाभाविक है उसके पास सफिशिएंट मनी तो है नहीं, इस कंडीशन में वो रिक्वेस्ट कर सकती है हाउस ओनर को कि आप इसका पेमेंट शेयर्स में लीजिए। अगर वो एग्री कर जाता है तो यही हो गया हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश के कंडीशन में शेयर्स का इशू किया जाना। या आज के समय में, जैसा कि हम आपको बतलाए भी है पहले के वीडियो में, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनियां जब बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देती है, चाहे बीटेक के स्टूडेंट हो चाहे एमबीए के स्टूडेंट हो, बहुत हाई पैकेज हमें दिखलाई देता है कि 24 लाख, 30 लाख, 40 लाख पर एनम के रेट से, यानी 2 लाख, 2.5 लाख पर मंथ के हिसाब से सैलरी नजर आती है। लेकिन वास्तविकता में अंदर जाने पर पता चलता है कि वे कंपनियां अपने एम्प्लॉय का 50%, 40% सैलरी का पार्ट शेयर्स दे करके कंपनसेट करती है, बाकी पैसे को सैलरी के रूप में पेमेंट करती है। मतलब इन फ्यूचर जब भी वे चाहें शेयर्स को फिर से बेच करके नगद पैसा ले सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट कंपनियों के द्वारा सैलरी के रूप में जो टोटल अमाउंट फिक्स किया जाता है, उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी के शेयर्स के रूप में उन्हें दिया जाता है, मतलब उनके सर्विस के बदले में शेयर्स जारी किया जाता है। तो ये सब परिस्थितियां हैं कंपनियों के द्वारा शेयर्स जारी करने का, और यह कंपनियों के द्वारा अंश जारी करने की दूसरी परिस्थिति है। पहली परिस्थिति जैसा कि हम आपको बतलाए थे, जबकि हम पूरा पैसा, पूरे रेट को एक मुश्त, एक लमसम के रूप में ले लेते हैं। यहाँ पर पूरे मूल्य का भुगतान हम शेयर्स के रूप में करते हैं, लेकिन भुगतान किस रूप में ले लेते हैं? भुगतान हम एसेट्स के रूप में, संपत्तियों को खरीदने के बदले में या सर्विसेज लेने के बदले में हम ले लेते हैं। इस प्रकार से अगर कंपनियां शेयर्स को जारी करती है कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो जैसा कि हम आपको पहले ही बतला चुके हैं, इक्विटी शेयर्स भी जारी करती है, प्रेफरेंस शेयर्स भी जारी करती है, एट पार रेट से भी जारी किया जा सकता है, प्रीमियम रेट से भी जारी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो संपत्तियां खरीदी जाती हैं नगद में भी परचेज करके फिर बाद में पेमेंट किया जा सकता है, या संपत्तियों को खरीदने के बदले में पार्टली पेमेंट कैश में हो जाए, पार्टली शेयर्स में हो जाए, या पूरी सम बिजनेस को, किसी बिजनेस को परचेज कर लेते हैं, उसके एसेट्स को भी लायबिलिटीज को भी, तो नेट वैल्यू का पेमेंट हम कैश और शेयर्स या दोनों रूपों में करने के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं। हर एक की जानकारी इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ आपको कन्विंसिंग लगे, समझ में आए, इसके कारण से हर एक परिस्थिति या कंडीशंस के लिए हम एग्जाम्पल और उसके सॉल्यूशन को भी पेश करेंगे। अब हम इन बातों की जानकारी जर्नल एंट्रीज या अकाउंटिंग के रूप में पेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में यदि इक्विटी शेयर्स इशू किया जाता है तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग होगी। एसेट्स, अगर संपत्तियों या बिल्डिंग या मशीन के बदले में शेयर्स इशू किया जाता है तो एसेट्स या उसके नाम को लिखेंगे, और अगर सर्विसेज के बदले में शेयर्स जारी किया जाता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और टू शेयर कैपिटल, एक ही एंट्री में काम खत्म हो जाएगी। और इस प्रकार से डिटेल ऑफ नरेशन, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम नरेशन में लिखेंगे
कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किस रेट से इशू किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ परचेजेस ऑफ एसेट्स और सर्विसेज। इसी तरीके से अगर प्रीमियम पे इशू किया गया तो प्रीमियम की जानकारी है, आपको प्रीमियम गेन और प्रॉफिट है, क्रेडिट करते हैं, तो इस कंडीशन में अकाउंटिंग हो जाएगी एसेट्स और गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर नरेशन में डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस को लिख देंगे। इसी तरह से अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तब भी अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एसेट्स और गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस को हम नरेशन में लिखेंगे कि कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है और किस रेट से उसे इशू किया गया है, एसेट्स के खरीदने के बदले में या सर्विसेज के बदले में। इसी तरीके से अगर प्रीमियम पर इशू किया गया है तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग होगी एसेट्स और गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नरेशन में फिर डिटेल आ जाएगा। इस तरह से इन बातों को हम एक एग्जाम्पल से या एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अ लिमिटेड कंपनी परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹50,000 एंड पेड इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। 50,000 रुपए का बिल्डिंग खरीद करके दाम पर ही हमने शेयर्स को इशू कर दिया है। 10 रुपए वाला एक शेयर का दाम है 10 रुपए। यहाँ पर एसेट्स के स्थान पर नाम दिया हुआ है बिल्डिंग, इसलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट आ जाएगा और उसके बदले में पूरे अमाउंट से शेयर कैपिटल दिया जा रहा है पार वैल्यू से। तो बिल्डिंग अमाउंट वैल्यू दिया गया है 50,000, इसलिए शेयर कैपिटल भी 50,000 होगा। अब नरेशन में डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस लिखना चाहिए कितना नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमेशा याद रखेंगे शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई रेट ऑफ शेयर्स। यहाँ पर शेयर कैपिटल वैल्यू है 50,000, रेट है 10 रुपए, 10 रुपीज। तो 10 से हम 50,000 को डिवाइड देंगे तो 5,000 इक्विटी शेयर्स निकल करके आता है, इसलिए नरेशन हो गया है बिल्डिंग परचेज एंड पेमेंट मेड बाय 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अगर शेयर्स को प्रीमियम के रेट से पेमेंट करते हैं तब सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस शेयर्स का पेमेंट प्रीमियम के रेट में हो रहा है, तब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो इंक्रीज तो हमें मालूम है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बिल्डिंग का वैल्यू पिछले क्वेश्चन में भी एग्जांपल में भी 50,000 था, अभी भी 50,000 है। वैसे भी हम हमेशा याद रखें कि प्रीमियम का संबंध शेयर से है, न कि बिल्डिंग या एसेट्स वैल्यू से है। हमेशा इस बात को याद रखना है। तो प्रीमियम का कैलकुलेशन हमेशा शेयर कैपिटल वैल्यू से होगा और शेयर कैपिटल वैल्यू यहाँ नहीं मालूम है, इसलिए प्रीमियम का भी कैलकुलेशन डिफिकल्टी या कठिन नजर आ रहा है। इस कंडीशन में अर्थमेटिकली हमें मालूम होना चाहिए कि जब जिसका भी वैल्यू निकालना है हम उसे 100 एज्यूम करके निकालते हैं। इसी कारण से हम लेफ्ट साइड में ब्रैकेट में दिखलाए हैं कि शेयर कैपिटल वैल्यू को हमने 100 एज्यूम किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 100 का 25% मतलब 25 रुपीज आता है, और जर्नल का प्रिंसिपल है क्रेडिट और डेबिट इक्वल रहता है। तो क्रेडिट जब 100 और 25 मीन्स 125 है, तो डेबिट बिल्डिंग का भी वैल्यू हो गया 125। अब हमारे सामने में जब 125 यानी बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 मालूम है, तो 25 का वैल्यू या 100 का वैल्यू कितना होगा ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब हमारे कहने का है 125 इक्वल टू 50,000, देन 1 इक्वल टू 50,000 अपॉन 125। 25 इक्वल टू फिर क्या होगा, तो 50,000 अपॉन 125 एज ए होल में मल्टीप्लाइड बाई 25। इस तरीके से 25 डिवाइडेड बाई 125 मीन्स 5 टाइम्स जाएगा, और 5 टाइम्स जो आया उसको हम 50,000 से में डिवाइड देंगे तो 10,000 रुपीज आ जाएगा। तो 25 का वैल्यू 10,000 आ गया, तो हमारा कैपिटल वैल्यू हो जाएगा 40,000। और जैसा कि बतलाया डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस को हम नरेशन में लिखते हैं, जबकि कैपिटल वैल्यू 40,000 है तो रेट हमारा 10 रुपीज पर शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स उसी से डिवाइड दे करके निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 4,000। इसलिए नरेशन में लिखे हैं बिल्डिंग परचेज एंड पेड बाई 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अ लिमिटेड कंपनी परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाई प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम इक्विटी शेयर से हट करके प्रेफरेंस शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा। नरेशन में आ जाएगा 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस तरीके से हमने पेमेंट किया है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हमारा प्रीमियम से रिलेटेड है। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स में पेमेंट किया है प्रीमियम के रेट में, तब भी बात वही बिल्कुल है, बस शेयर कैपिटल से रिलेटेड होगा प्रीमियम का वैल्यू। यहाँ पर भी हमें शेयर कैपिटल के वैल्यू को 100 एज्यूम करके और हम कैलकुलेशन कर दिए हैं, बिल्कुल पिछले ही एग्जाम्पल के जैसा, एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा। इसी तरह से अगला कंडीशन जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश का है, उसमें रहता है कि क्रेडिट में हमने एसेट्स को खरीदा उधार में, और फिर पेमेंट बाद में हम शेयर से कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग क्या होगी।
जैसे एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड देन पेड बाय शेयर्स, तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्रेडिट परचेजेस की एंट्री करेंगे, एसेट्स या नाम रहेगा तो नाम का यूज करेंगे, अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स का भी नाम है तो फिर नाम लिखेंगे, अदरवाइज हम क्रेडिटर्स टर्म का यूज करेंगे। इसी तरीके से पेमेंट फिर जब करेंगे जिस डेट में, उसके कुछ दिनों के बाद, या चूंकि क्रेडिट में सेम डेट में पेमेंट नहीं होगा इसलिए बाद में नेक्स्ट एंट्री अलग डेट है इसलिए अलग एंट्री बनानी होगी, क्रेडिटर्स टू शेयर कैपिटल। इसी बात को एक एग्जांपल से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एसेट्स वर्थ ₹1 लाख परचेज ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट मेड इन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। इस कंडीशन में क्रेडिट में हमने एसेट्स परचेज किया है तो एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए से, और फिर पेमेंट हम शेयर्स में कर रहे हैं ₹100 ईच के रेट से। जैसा कि बतलाया शेयर कैपिटल अमाउंट है 1 लाख डिवाइडेड बाई ₹100 पर शेयर का रेट है, इस तरीके से 1000 शेयर्स आ जाता है। तो नरेशन में हो जाएगा पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स बाई 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। इस तरीके से इस कंडीशन को भी हमने एग्जाम्पल से स्पष्ट किया। फिर अगली परिस्थिति हमारी आती है जबकि हम एसेट्स को खरीदते हैं और उसका कुछ पेमेंट, कुछ हिस्सा पार्टली पेमेंट कैश से करते हैं और पार्टली शेयर्स में। इस कंडीशन में एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू शेयर कैपिटल। इसी बात को एक एग्जांपल से सॉल्व करने जा रहे हैं। एसेट्स वर्थ ₹50,000 परचेज एंड पेमेंट मेड एज 10,000 इन कैश एंड रिमेनिंग इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए पॉइंट है एट पार के कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होगी, और बी कंडीशन है 25% प्रीमियम के कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होगी। दोनों कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा सबसे पहले एट पार के कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होगी, एंट्री तो वही आएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैश। यहां पर कैश के रूप में पेमेंट कितना हो रहा है तो 10,000, बाकी 40,000 कैसे पेमेंट हो रहा है तो शेयर्स में, और शेयर्स का रेट क्या है ₹10, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 4000। इस तरीके से नरेशन में हमने लिखा है एसेट्स परचेज एंड पेमेंट मेड इन कैश ₹10,000 एंड इन 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसी तरीके से अगर इसी क्वेश्चन को प्रीमियम के रेट से 25% प्रीमियम के रेट से अगर पेमेंट किया जाता है तब क्या अकाउंटिंग होगी। तो यहाँ पर भी एसेट्स का वैल्यू तो 50,000 ही है, कैश भी दे रहे हैं 10,000 तो फिक्स है, रिमेनिंग 40,000 जो है उसमें 25% प्रीमियम है, चूंकि प्रीमियम ऑलवेज रिलेटेड विद शेयर कैपिटल। तो अब सवाल है यहाँ पर भी वही बात है, शेयर कैपिटल वैल्यू मालूम नहीं है तो शेयर कैपिटल वैल्यू हम 100 एज्यूम कर लेंगे। 100 किसका तो 40,000 का, तो 100 में हमारा 25% प्रीमियम है, बच गया 40,000 ना, तो 25% मतलब हो गया 125 का वैल्यू हो गया 40,000। आउट ऑफ 50,000 10,000 तो कैश पेमेंट हो गया, बच गया 40,000। तो 40,000 125 का वैल्यू है, तो 25 का वैल्यू क्या होगा तो 25 अपॉन 125 5 टाइम्स से डिवाइड देंगे 40,000 को, तो 8,000 प्रीमियम अमाउंट आ गया हमारा 8,000 और शेयर कैपिटल अमाउंट आ गया हमारा 32,000। इस तरीके से नरेशन में इस बात को क्लियर कर देंगे। एसेट्स परचेज एंड पेमेंट मेड इन कैश 10,000 एंड इन 3200 शेयर्स, फिर वही बात हो गई शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय रेट, रेट ₹10 है, 32,000 को हम 10 से डिवाइड देंगे तो 3200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और कंडीशन है, जबकि हम एसेट्स परचेज करके शेयर्स या किसी और रूप में हम पेमेंट करते हैं, पार्टली कैश और पार्टली शेयर्स में पेमेंट करते हैं। बिजनेस पर यहाँ पर बिजनेस परचेज है, नॉट शेयर्स एसेट्स परचेज। पूरे बिजनेस को, किसी के बिजनेस को हमने पूरी तरीके से परचेज कर लिया और थोड़ा पेमेंट हम कैश से कर रहे हैं और थोड़ा पेमेंट फिर शेयर से कर रहे हैं। इस कंडीशन में अकाउंटिंग क्या होगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स हैं एक एक करके सबको अलग अलग शो करेंगे। फिर टू लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज है सबको अलग अलग, जो बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज है सभी को हम ले रहे हैं, बिजनेस ले रहे हैं मतलब टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज ले रहे हैं, सभी को इंडिविजुअली अलग अलग शो करेंगे। और फिर जो नेट अमाउंट आता है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस अमाउंट आता है उसका हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैश में कर रहे हैं जितना कैश में, और बाकी शेयर्स में तो शेयर्स में। इस कंडीशन से रिलेटेड भी एक एग्जांपल हम आपके सामने में ले रहे हैं। ए लिमिटेड कंपनी परचेज अ बिजनेस हैविंग 20,000 बिल्डिंग स्टॉक ₹10,000, डेटर्स ₹12,000, प्रीपेड एक्सपेंस ₹8,000 एंड लोन ₹12,000, क्रेडिटर्स ₹8,000। इस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू दे दिया गया। कंपनी डिसाइडेड टू पे ₹10,000 इन कैश एंड रिमेनिंग इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच।
दो कंडीशन है, एक कंडीशन एट पार के कंडीशन में अकाउंटिंग आपसे बोला गया बनाने के लिए, और बी कंडीशन एट प्रीमियम के कंडीशन में अकाउंटिंग बोला गया, जर्नल एंट्री बतलाया गया, बोला गया बनाने के लिए। इसका हम आंसर या सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। जबकि एट पार का कंडीशन है, एट पार के कंडीशन में बिल्डिंग 20,000 से परचेज किया है, स्टॉक 10,000 से, डेटर्स 12,000 से, प्रीपेड एक्सपेंस 8,000 से, ये सब एसेट्स है, इसलिए सबको हमने डेबिट किया है। टू लोन, लोन अंडरस्टूड है, कुछ नहीं है, मतलब लोन टेकन है, लोन लायबिलिटीज है, इसलिए क्रेडिट किए। टू क्रेडिटर्स 8,000। इस तरीके से टोटल अमाउंट जो हमने एसेट्स का परचेज किया है वो हमारा 20, 10, 30 टू 20, 50,000 का एसेट्स है और 20,000 की लायबिलिटीज है। इसका मतलब 30,000 हमें पेमेंट करना है, नेट अमाउंट, दोनों का डिफरेंस अमाउंट का पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे हो रहा है? तो 10,000 कैश में बोला है क्वेश्चन में, बच गया 20,000। एट पार वैल्यू मतलब शेयर कैपिटल में चला जाएगा। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को अगर हम एट प्रीमियम वाले कंडीशन में सॉल्व करें तो अकाउंटिंग उसी तरीके से हो जाएगी। बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, ये सब एसेट्स है इसलिए डेबिट करेंगे। टू लोन, टू क्रेडिटर्स, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। फिर नेट अमाउंट आ गया 30,000, उसमें से 10,000 कैश दे रहे हैं, बच गया हमारा 20,000। 20,000 का पेमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम कर रहे हैं। इंक्लूडिंग प्रीमियम इज अमाउंट इज ₹20,000, मीन्स इंक्लूडिंग प्रीमियम मीन्स 100 प्लस 25, 125 का वैल्यू है 20,000, तो 25 का क्या होगा? तो 125 का वैल्यू 20,000 है, तो 25 का वैल्यू हो जाएगा 20,000 इंटू 25 अपॉन 125। तो 25 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 5 को हम 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 रुपीज आ जाएगा प्रीमियम अमाउंट। इस तरीके से कैपिटल अमाउंट जो हमारा 20,000 टोटल बचा हुआ था उसमें से कैपिटल अमाउंट होगा 16,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा हमारा 4,000। इस तरह से इन सभी बातों को समझने के बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश का जो भी क्वेश्चन होगा हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली देखना है कि क्रेडिट परचेज है कि कैश परचेजेस है या टोटल कैश पेमेंट है या टोटल शेयर्स पेमेंट है या पार्टली कैश और पार्टली शेयर्स में पेमेंट है या बिजनेस परचेज किया तो हमेशा याद रखेंगे उसका एसेट्स भी परचेज कर लिया, लायबिलिटीज भी, और फिर नेट अमाउंट से बचे हुए दोनों के डिफरेंस अमाउंट से हम पेमेंट करेंगे। बातों को ध्यान से समझना है और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, इसलिए हर एक नेचर से हम क्वेश्चन या परिस्थिति को लेते हुए, उसके एग्जाम्पल को लेते हुए सॉल्व करने का कोशिश किए हैं। उम्मीद है इस तरीके से आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस को बनाने में, बुक चाहे कोई भी हो, आपको आसानी होगी और सभी तरह के क्वेश्चंस, इस कंडीशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। इसके बाद हमारा इशू ऑफ शेयर्स का एक तीसरा प्रोसेस आता है, वो है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स, यानी पूरे रेट को बांट करके कुछ पार्ट उसका एप्लीकेशन में ले ले, कुछ अलॉटमेंट में, कुछ कॉल्स में, इस तरीके से बांट करके जब हम पैसा ले करके और जब पूरा पैसा मिल जाता है तब हम शेयर्स इशू करते हैं। ये बात तो हमेशा याद रखना है। जब तक कि कंपनी पूरे वर्थ या वैल्यू, शेयर्स के पूरे वर्थ और वैल्यू को ले नहीं लेती है, शेयर्स इशू नहीं करेगी। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करके रेट को लेंगे तो नेचुरली जब फाइनल पेमेंट कॉल का मिल जाएगा तभी शेयर्स इशू करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग आपके सामने में पेश करेंगे। थैंक यू।